गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बेटा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था प्रबंध के सिद्धांतों के अंदर आदेश की एकता का सिद्धांत और निर्देश की एकता का सिद्धांत। ठीक है, आज हम आदेश और निर्देश की एकता के सिद्धांत के बाद में अगले सिद्धांत पे आएंगे और वो सिद्धांत है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के त्याग का सिद्धांत। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के त्याग का सिद्धांत क्या कहता है कि क्या कर देना चाहिए एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉई को अपने संस्था के हितों के लिए, अपने समूह के हितों के लिए, अपने सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग कर देना चाहिए। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के त्याग करने का सिद्धांत क्या कहता है कि एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय को सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग कर देना ही क्या कहलाता है? सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के त्याग का सिद्धांत कहलाता है। अगर एक संस्था में काम करने वाला कर्मचारी अपने व्यक्तिगत हितों को अधिक ध्यान देगा तो व्यक्तिगत हितों को अधिक ध्यान देने से संस्था के हित कभी भी पूरे नहीं होंगे। समूह के हित तो तभी पूरे होते हैं जब व्यक्तिगत हितों को इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत हितों को आप बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखेंगे, लेकिन व्यक्तिगत हितों को सामूहिक हितों के ऊपर अधिक प्राथमिकता, अधिक प्रायोरिटी कभी भी नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मैटर पढ़ रहा हूं इसका, आप बुक और नोटबुक में देखेंगे। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों के समर्पण का सिद्धांत। किसी संगठन में यदि संगठन के हितों और व्यक्तिगत हितों में परस्पर संघर्ष हो जाए, किसी संगठन में व्यक्तिगत हितों में और सामूहिक हितों के मध्य में संघर्ष हो जाए, परस्पर संघर्ष की जो भावना है वो देखने को मिले, तो संगठन का हित सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के हित को पहले प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसके लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग भी कर दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत हितों का त्याग भी कर देना चाहिए। संगठन एक व्यक्तिगत हितों में संघर्ष, संगठन में व्यक्तिगत हितों के अंदर जो संघर्ष की भावना है, ये जो संघर्ष है वो काफी सारे कारणों से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, कारण क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कर्मचारियों के मध्य में, दो समान स्तर के कर्मचारियों के मध्य में असमान व्यवहार होना। दो समान स्तर की समान योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के साथ में असमानता का व्यवहार होगा। एक कर्मचारी के साथ में अच्छा व्यवहार हो रहा है, उसे अधिक वेतन दिया जा रहा है, दूसरे कर्मचारी के साथ में उतना सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा है और उसे वेतन भी कम दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी कभी भी, वो दूसरा कर्मचारी कभी भी संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि योग्यता ज्यादा रखता है, योग्यता पूरी रखता है और ज्यादा योग्यता होने के पश्चात भी उसकी योग्यता के अनुसार उसको पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जा रहा है। रिश्तों को देखा जा रहा है। प्रबंधक जो है वो कर्मचारियों के मध्य में कार्यों को बांटने के अंदर अपने संबंधों को ध्यान में रखता है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। समता और समानता की जो सिद्धांत है उसको पालना, उसकी पालना होनी चाहिए। आगे देखेंगे, अतः प्रबंधकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां कभी भी उत्पन्न न होने पाए जिससे कि संगठन और व्यक्तिगत हितों में, अर्थात जिससे कि समूह और व्यक्तिगत हितों में संघर्ष की भावना उत्पन्न हो, संघर्ष हो। संगठन की उन्नति के लिए, संगठन की उन्नति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो आपने अगला छठा सिद्धांत पढ़ा, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों की एकता का सिद्धांत, कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों को एक कर दिया जाना चाहिए। सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का ध्यान, व्यक्तिगत हितों को छोड़ दिया जाना चाहिए। कर्मचारी हमेशा अपने व्यक्तिगत हितों को, ऐसा नहीं है प्राथमिकता नहीं देगा, प्राथमिकता देगा, लेकिन प्राथमिकता बाद में देगा। प्राथमिकता बाद में देगा और संगठन को प्राथमिकता पहले दी जाएगी।
क्यों? क्योंकि अगर आपने संगठन को पहले प्राथमिकता नहीं दी तो संगठन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया तो कर्मचारियों का क्या अस्तित्व रहेगा? उनका भी अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि संगठन के ना होने पर उनकी जॉब चली जाएगी, उनका रोजगार काम चला जाएगा और इसके साथ में उनका अस्तित्व भी, स्वयं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अगर संगठन का अस्तित्व है तो कर्मचारियों का अस्तित्व बना रहेगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर कर्मचारियों का अस्तित्व है लेकिन ध्यान संगठन के हितों की तरफ नहीं दिया जा रहा है तो उनका हित नहीं होने से संगठन जो है कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाएगा। तो संगठन नहीं होगा तो कर्मचारी अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आगे देखेंगे, अगला सिद्धांत आता है 7 नंबर पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या कहता है? कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत ये कहता है कि कर्मचारी की संस्था में काम करने वाले कर्मचारी, वर्कर, लेबर, श्रमिकों को, मजदूरों को, सभी को अपनी अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार मजदूरी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि समान स्तर की योग्यता, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको सिद्धांत बताया था कि समान स्तर पर आने वाले कर्मचारी जो एक समान योग्यता रखते हैं, उनकी योग्यता एक समान है, सारी चीजें एक समान है, तो उनका पारिश्रमिक भी एक समान होना चाहिए। पारिश्रमिक के मध्य में अंतर होना कर्मचारियों में कटुता की भावना, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना उत्पन्न करता है। इसलिए पारिश्रमिक का बंटवारा, पारिश्रमिक को निर्धारित करते समय और वेतन का बंटवारा करते समय योग्यता को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। योग्यता को ध्यान में रखेंगे तो आसानी से न केवल संसाधनों का बंटवारा हो जाएगा बल्कि कर्मचारियों के मध्य में भेदभाव की स्थिति और असंतुष्टि कभी भी जन्म नहीं लेगी। ठीक है, देखेंगे कर्मचारियों को उनके कार्य में निष्पादन के लिए क्या दिया जाता है? प्रतिफल दिया जाता है। प्रतिफल का मतलब होता है कार्य करने के बदले में दिया गया फल, कार्य करने के बदले में दिया गया पैसा, वो प्रतिफल कहलाता है। तो कर्मचारियों को उनके कार्य में निष्पादन के लिए प्रतिफल दिया जाता है। यह जो प्रतिफल है वो मजदूरी तथा वेतन, विभिन्न प्रकार की वित्तीय प्रेरणाओं एवं अवित्तीय प्रेरणाओं के रूप में होता है। प्रतिफल निर्धारित करते समय यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि यह न्यायपूर्ण है और तर्कसंगत है। प्रतिफल को निर्धारित करते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि वह न्यायपूर्ण हो और तर्कसंगत हो। प्रतिफल ऐसा हो जो सभी की योग्यता से संबंधित हो और जितनी योग्यता हो उतना ही प्रतिफल दिया जाना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, तो ये टॉपिक आपको समझ में आया। कौन सा सिद्धांत पढ़ा हमने? कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत। केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण का सिद्धांत क्या कहता है कि जब अधिकार एक स्तर पर एक ही व्यक्ति के पास में पाए जाएं तो इस स्थिति को बोलते हैं केंद्रीयकरण, और जब अधिकार सभी व्यक्तियों के मध्य में बटे हुए हों तो इस स्थिति को बोलते हैं विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का तात्पर्य यह हुआ अधिकार एक ही व्यक्ति के पास में, वो है केंद्रीयकरण। और जब अधिकार बहुत सारे व्यक्तियों के बीच में विभाजित कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, तो इस स्थिति को बोलते हैं हम विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो कल हम केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे, इसमें कुछ एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि कौन सी स्थिति संस्था में होनी चाहिए, केंद्रीयकरण की होनी चाहिए कि विकेंद्रीकरण की होनी चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।